पेशेंस से तैयार किया गया है। इस बुक के अंदर डिटेल्स दी गई हैं, हर एक ग्रामर के टॉपिक तरीके आपके सामने जी इस ढूंढ लिखी है और दिल में रहेंगे। तो नाइस ऑफ यू, बहुत अच्छे ला दिए। फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। तो लड़कियों के लिए भी ऑप्शंस है हमारे सामने, एक दो लड़कियां चाहे तो इनमें भी हो सकती हैं कोई भी। तो आप अपने लिए पहले, आप इनमें सबसे पहले अपने लिए एक इमोजी चुन लें, फिर मैं उस हिसाब से पता चल जाएगा कि कौन हमारी क्लास के अंदर शैतान है और कौन हमारी क्लास में मजेदार बालक है और कौन ऐसा है टकलू जो जीभ निकाल के मुझे चिढ़ाने वाला है। चलो भाई बताओ फटाफट से। चलिए जी, एक चुनना है। ये दो दो जो चुन रहे हैं, शैतानी दो दो की नहीं है, अपना अपना एक अपनी इमोजी चुन लीजिए। अपनी अपनी एक एक इमोजी चुन लीजिए बस फटाफट से। शाबाश, सो नाइस सो नाइस सो नाइस। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फीस टेवर सेशन करना प्लीज, लव फ्रॉम लद्दाख। अरे आप लद्दाख से हैं, सो नाइस ऑफ यू। अपना पेपर देकर आओ अभिषेक बेटा, पेपर नहीं छोड़ना चाहिए। चलो जी, शैतान बच्चों ने अपने अपने सारे की सारी चुन लिए हैं शक्ल। चलिए दोस्तों, फटाफट से आ जाओ। तो आज हम लोग आप लोगों के साथ मिलकर सीखने वाले हैं पैरा जंबल, ठीक है ना। जो ये बोनेंजा क्लास है, हम उन्हीं क्वेश्चंस पर काम कर रहे हैं आप सभी के साथ मिलकर, जो क्वेश्चंस अभी हाल फिलहाल में हमारे सीजीएल में हुए थे, ठीक है जी। फाइन, ये हमारे जितने भी एग्जाम्स हुए थे उनको ही हम लोग निपटाने का काम करेंगे, ठीक है। सर ये सब कौन है? ये आप में से कोई एक है। आपको इसमें अपना नंबर चुनना है कि आप अपने आप को कैसा दिखाना चाहते हैं। आप डेविल हैं, आप टोपी पहने बैठे हैं, दो चोटी वाले हैं, या ऐसी मूछे हैं, या योयो वाली मूछे हैं, आपके सिर पर ऐसे बाल हैं, ऐसे बाल हैं, या आप एक नंबर के शैतान नटखट हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों की क्लास की शुरुआत की बड़ी मस्ती के साथ, नटखट अंदाज के साथ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फोरेंजा क्लासेस में। बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और पैरा जंबल जैसे हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में क्लोजेस निपटाए, वैसे ही आज हम पैरा जंबल के क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू करेंगे। तो अगर आप तैयार हैं मेरे साथ सीखने के लिए, तो फटाफट बुलंद आवाज में यस सर कह दीजिए, फिर शुरू करते हैं धुआंधार बैटिंग। टन टन। तैयार है भाई शिकारिया? मजेदार बातों को सीखने के लिए हम लोग आज आपके साथ जुट रहे हैं और बहुत कुछ सीखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है जी। आओ बच्चों, देखो बच्चों, पैराजंबल के क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, तो पैराजंबल के क्वेश्चंस एग्जामिनर, पैराजंबल एग्जामिनेशन हमारे सामने दो तरीके से देता है, ठीक है। पैराजंबल हमारे सामने एग्जामिनेशन दो तरीके से देता है, या फिर अगर मैं कहूं तो इसकी कंफ्यूजन, इसके सवाल, इसकी परेशानियां दो हिस्सों में एग्जामिनेशन बांट देता है, ठीक है ना। और एक तो हो गया हमारे सामने क्या चीज, जिसे हम कहते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। एक तो जिसे हम कहते हैं क्या मेरे बच्चे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। और दूसरी बात अगर हम कहें तो दूसरी बात आती है पैराग्राफ रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट और दूसरे हिस्से की अगर हम बात करें तो दूसरा हिस्सा हमारा कहलाता है पैराग्राफ रीअरेंजमेंट। तो दो हिस्सों में बढ़ता है ये रीअरेंजमेंट का खेल। दोनों को ध्यान से समझेंगे, बड़े प्यार से समझेंगे। पहले आपके साथ मिलकर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन तैयार कर लेता हूं, फिर सीधी बैटिंग पर लेकर जाएंगे। आपके सामने अच्छी अच्छी बॉल्स डाली जाएंगी, शॉट मारेंगे, ठीक है दोस्तों। आ जाओ सारे के सारे बच्चे, आ जाओ। पहले सभी को क्लास ठीक से दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है? तो एक बार फिर से बड़े प्यार से एक ओंकार लिख दीजिए।
आप एमकॉम कर रहे हैं डी यूनिवर्सिटी से, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को, क्यों नहीं मिलेगा। पढ़ाई में आप जो भी करेंगे वो आपको हमेशा फायदा देगा, ठीक है। तो करो अपना एमकॉम करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, पैराजम्बल दो तरीके से आपके पेपर में देखने को मिलते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एक पैराग्राफ रीअरेंजमेंट। आप इन दोनों के दोनों क्वेश्चंस को देखोगे तो ये दोनों क्वेश्चंस फिर से दो रूप में आपको मिलते हैं। एक आपको मिलता है कि पूरा का पूरा सेंटेंस आपके पेपर में इस तरीके से अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, ठीक है ना। कि जैसे आपके सामने कोई भी एक पूरा का पूरा सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर कुछ हिस्सा यहाँ, कुछ हिस्सा यहाँ, कुछ हिस्सा यहाँ और कुछ हिस्सा यहाँ लिख दिया जाता है। और आपके सामने इनकी चॉइसेस दे दी जाती है अलग अलग, जैसे ACBD, CDBA, BCAD और उसके बाद एक आपके सामने दे दिया DABC। इस तरीके से आपके सामने चॉइसेस दे दी गई है, ठीक है। आपके सामने जब इस तरीके से चॉइसेस दे दी जाती है मेरे दोस्तों, तो आपको अपने लॉजिक, जो भी हम डिस्कस करेंगे, अपने लॉजिक लगाकर और आपको इनके सीक्वेंस को पहचानना है, कौन सी बात कहां पहले और कौन सी बात किसके बाद लिखी जाए, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ऑप्शंस आपके सामने दिए जाते हैं। यही क्वेश्चन आप अगर एनडीए सीडीएस वगैरह में जाते हैं, ठीक है, या स्टेट लेवल के एग्जाम्स में अगर आप जाते हैं, तो यही क्वेश्चन ऐसे ना देकर आपके सामने इस तरीके से चार अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। पार्ट ए इस तरीके से, पार्ट बी इस तरीके से, सी इस तरीके से, डी इस तरीके से और पार्ट ई इस तरीके से, ठीक है। आपके सामने ऐसे अलग अलग पांच हिस्से बांट दिए जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है सबसे पहले कि नंबर 2 पर कौन सा पार्ट आएगा, नंबर 2 पर कौन सा पार्ट आएगा, ए बी सी या डी। फिर आपसे पूछा जाएगा भाई नंबर 4 पर कौन सा पार्ट आएगा। मतलब लॉजिक वही है मेरे दोस्तों, लॉजिक वही है, लेकिन क्वेश्चन को पूछने के तरीके जानबूझ के बदल दिए जाते हैं, ठीक है। एक और तरीके से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो तरीका क्या है उसे भी देख लो भाई। आपके सामने .1 होगा और एक .6 होगा, ठीक है। ये जो .1 है ये सेंटेंस की या पैराग्राफ की शुरुआत है, जो अपने आप में फिक्स्ड रहेगी, और जो 6 पॉइंट पर है ये भी आपके सेंटेंस या पैराग्राफ की अंत है, एंडिंग लाइन है, जो अपने आप में फिक्स्ड रहेगी, ठीक है। अब इसके ठीक बीच में अगर हम कहें तो इसको PQRS के नाम से दे दिया जाता है, और आपके सामने सेंटेंस या पैराग्राफ इस तरीके से बीच में दिया जाता है। ये आपकी शुरुआत और ये आपका अंत, ये फिक्स्ड ही रहेंगे। मैंने क्या कहा, ये अपने आप में फिक्स्ड ही रहेंगे, इन्हें नहीं छेड़ा जाना चाहिए। आपके सामने फिर चॉइसेस दे दी जाती है अलग अलग तरीके से, और आपके सामने चॉइसेस दे दी जाती है अलग अलग तरीके से, RSQP, PRQS, SRQP, और एक और चॉइस में अगर आपके सामने कहूं QRPS। तो आपके सामने ये चॉइसेस दे दी जाती हैं, ठीक है जी। आपके सामने इस तरीके से अलग अलग चॉइसेस दे दी जाती हैं, ठीक है ना। अब मेरे बच्चों, पेपर कोई भी आप दो, चाहे आप बैंकिंग एग्जाम दो, डिफेंस का एग्जाम दो, चाहे आप एसएससी से संबंधित स्टेनो का, CHSL, CGL, CPO, कोई भी पेपर दो, MTS कोई भी पेपर दो, पैराजंबल नाम से कोई क्वेश्चन होगा आपके पेपर में, तो आप ध्यान रखें इसके 3 रूप हो सकते हैं। सोल्व करने का कॉन्सेप्ट एक ही होगा, ठीक है मेरे बच्चे, सोल्व करने का कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चों के दिमाग में ये गलत फहमी होती है कि मैं जो डिस्कस कर रहा हूं उनके दिमाग में ये गलत फहमी आती है, सर एनडीए के पेपर का भी करवा दो, सर सीडीएस के पेपर का भी करवा दो। अगर आप इस बात को ध्यान से समझते हैं, आप इस बात को अगर ध्यान से समझते हैं कि कॉन्सेप्चुअली सारे पेपर में पूछी चीजें जाती है एक ही है, बस पेपर का नाम बदल जाता है, समझ रहे, तो आपको इस क्लास का बहुत फायदा मिलने वाला है, ठीक है। कई बार क्या होता है मेरे बच्चों, हम अपने दिमाग को इतना छोटा रूप दे देते हैं कि हम दूसरी चीजों को समझना ही नहीं चाहते। अच्छा एक बात बताओ, विटामिन डी भी धूप से मिल रही है, आपके कपड़े भी धूप में सूख रहे हैं, है ना। इस धूप की वजह से हर जगह रोशनी भी है, और इसी धूप की वजह से
हमारे पेड़ पौधे जिंदा है और हम भी जिंदा है। तो धूप तो वही है, कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन पूछने के तरीके बदले जा सकते हैं, है ना। आप अपने पेपर से संबंधित इधर उधर के दिमाग खराब करो, वो आपकी चॉइस है। मेरा काम अब की बार आखिरी बार, एक बार सीखो, हर एक पेपर के लिए सीखो। तो तैयार हैं दोस्तों इस कहानी को समझने के लिए? अब आओ भाई, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का एक प्रोसेस तैयार करते हैं, ठीक है ना। एक प्रोसेस तैयार करते हैं, फाइन। देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हमारे सामने लिखे हुए क्वेश्चन में, हम सबसे पहले क्या करने वाले, हमारे क्वेश्चन में लिखे हुए क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले करने वाले एक खूबसूरत सी बात है, और वो है रीड द प्रोवाइडेड ऑप्शंस। हमारी अप्रोच हमेशा यहां पर रिवर्स में चलती है, हमारी अप्रोच हमेशा यहां पर रिवर्स में चलती है। हम पहले ऑप्शंस को देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को ठीक करने का काम करते हैं। अब आप कहोगे सर ऑप्शंस में क्या देखना है? ऑप्शंस देखो बेटा, मैंने आपके सामने यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है ना। इन दोनों ऑप्शंस को कैसे पढ़ना चाहिए मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा मेरे साथ मिलकर दिमाग लगाएं, ध्यान से देखना। इसकी शुरुआत ए, सी, बी या डी, इसका मतलब इन चारों के चारों चॉइसेस में अगर मुझे स्टार्टिंग मिल गई, अगर इन चारों के चारों चॉइसेस में मुझे स्टार्टिंग मिल गई, तो स्टार्टिंग मिलने का मतलब क्या हुआ, मान लो इन सभी की स्टार्टिंग सी से मुझे नजर आ रही है, तो बाकी की सारी अरेंजमेंट की हुई है ना। और इसी के अकॉर्डिंग मैं इसको पढ़कर देखूंगा, मेरा अगर आंसर सेटिस्फाई हो गया तो मुझे आंसर ढूंढने में दिक्कत नहीं है। अरे बोलो हाँ। यानी कि प्रोवाइडेड ऑप्शंस की शुरुआत को हम ध्यान से देखेंगे कि प्रोवाइडेड ऑप्शंस की शुरुआत क्या है, ठीक है। अगर हमें शुरुआत समझ नहीं आती कि भाई इनमें से कौन सी शुरुआत ठीक हो सकती है, तो हम इसको रिवर्स में लेकर चलेंगे। उल्टा पढ़ के देखें तो P आखिर में है, S आखिर में है, P आखिर में है और S आखिर में है ना। यानी कि जो इस अरेंजमेंट की बात कही गई ना, सारा का सारा अरेंजमेंट कह दिया, तो P या S आखिर में आना चाहिए, यही तो होगा ना मेरे बच्चे, P या फिर S आखिर में आना चाहिए। तो हमारा खास फोकस हो जाता है P या S पर, कि P या S को आखिर में ही पढ़ाया जाए, Q या R शुरुआत में पढ़ाए जाए। थैंक यू मेरे बच्चे, समझ आ रहा है बच्चों। हमें सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि हम कौन सा ऑप्शन, शुक्रिया मेरे बेटा इमरान, कौन से ऑप्शन को हम कहां रखेंगे। यहां तक की बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोवाइडेड ऑप्शंस में हम सबसे पहले फोकस करेंगे कि स्टार्टिंग वाला ऑप्शन कौन सा है और एंड वाला ऑप्शन कौन सा है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे सामने 4 चॉइसेस दी गई है और उसके अंदर एक चॉइस दे दी, चलो आपके पेपर में सी, डी, ए, बी, तो हमारा फोकस किस चीज पर रहेगा मेरे बच्चे, कि स्टार्टिंग में क्या दिया है और एंडिंग में क्या दिया हुआ है। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चे। प्रोवाइडेड ऑप्शंस में ये देखना जरूरी है कि शुरुआत और अंत क्या है। अगर मान लो शुरुआत और अंत हमें ठीक से समझ नहीं आया, तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, हम ऐसे सिचुएशन में मिडल ऑप्शंस पर भी जा सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम मिडल ऑप्शंस में भी जा सकते हैं। अब आप कहोगे सर मिडल ऑप्शंस क्या होते हैं? मिडल ऑप्शंस का मतलब होता है लिंकेजेस ढूंढना। क्या चीज ढूंढना? लिंकेज। लिंकेज क्या होती है, इसे समझने का काम करें, ठीक है। लिंकेज क्या होता है मेरे दोस्तों, इसे समझने का काम करते हैं, ध्यान से देखने की कोशिश करना। हमारे सामने ये चॉइसेस दी गई हैं, ठीक है, हमारे सामने ये चॉइसेस दी गई हैं। इन सभी की सभी चॉइसेस को अगर हम ध्यान से देखें तो एक बार पहले ऑप्शन को देखें, लिखा है ए, सी, बी, डी, ठीक है भाई। इस वाले ऑप्शन में बी और डी साथ है ना। इस वाले ऑप्शन में भी बी और डी साथ है ना। ठीक है भाई, ये दोनों एक दूसरे के नजदीक नजर आ रहे हैं। अगले ऑप्शन को अगर हम देखें तो बी और डी दोनों आगे पीछे लिखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आगे पीछे लिखे हुए, इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत का और आखिर का कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों के बीच देखें, बी और डी के बीच ए को फंसाया गया है, ठीक है बच्चे, ठीक है। घनश्याम बाबू कह रहे हैं सर एग्जाम में टाइम ज्यादा लगता है। बेटे घनश्याम, दो चीजें हैं इस बात का आंसर, या तो
पेपर में इसे अटेम्प्ट मत करो, आपका सारा टाइम बच जाएगा। आप अपने पेपर में 10:30 घुसना, 10:35 पर पेपर छोड़ के घर के लिए वापस निकल जाना, आपका सारा टाइम बच जाएगा। एक तो ये रास्ता है। और दूसरा रास्ता ये है कि जब टीचर क्लास में कोई चीज समझा रहा होता है, आप उसके प्रोसेस का हिस्सा बने, आप उस चीज को सीखें। टीचर टाइम लगाना जानता है तो टाइम बचाना भी आपको सिखाएगा। ठीक है घनश्याम? और मेरे बच्चे, कोई भी प्रोसेस शुरू होने से पहले रिजल्ट की तरफ मत भागो। ठीक है? मैं जानता हूं आपका सबसे ज्यादा टाइम दो ही तरह के क्वेश्चन वेस्ट कराते हैं, एक क्लोज टेस्ट और एक आपका पैराजंबल। तो मैं आपका टाइम बचाना आपको सिखाऊंगा। आपको ज्यादा जल्दी है तो उसका तो मेरे पास इलाज है नहीं बेटा। ठीक है घनश्याम? फाइन। कई बार हमारे दिमाग में इतना उतावलापन होता है ना कि हमें फटाफट से अपना टाइम कैसे बचाना है। तो इसका एक तीसरा तरीका भी है, और वो तीसरा तरीका है योग साधना। ठीक है? हर रोज सुबह 4 बजे पीपल के पेड़ के नीचे एक बाल्टी पानी भर के एक एक मग्गा अपने सिर पे डालते रहो और जप नाम बोलते जाओ, सारा टाइम बच जाएगा। ये भी तरीका है। ठीक है? मैं आपको ऐसे अद्भुत तरीके बता सकता हूं, जो तरीके आप अपनाओगे तो आपके जीवन के सारे संकट कट जाएंगे। बाबा गोपाल वर्मा की जय हो। है बेटे? बाकी पढ़ाई करेंगे। ठीक है? अब इस ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो मिडल ऑप्शंस के सीक्वेंस हमें क्वेश्चंस को सोल्व करने में मदद करते हैं। कैसे? क्यूपी नजर आ रहा है, इधर क्यूपी नजर आ रहा है, इधर क्यू और पी के बीच आर नजर आ रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझने का काम करेंगे। ठीक है जी? ठीक है? आओ अब इसको थोड़ा सा समझने का काम करते हैं। ठीक है बेटा? हमारे सामने ये तो होगी पहली बात, यानी कि सबसे पहले प्रोवाइडेड ऑप्शन हमें देखने की शुरुआत क्या है, अंत क्या है, और बीच की लिंकेज अगर हमें समझ आती है तो। अब हम इसके तुरंत बाद क्या करेंगे? रीड द गिवन क्वेश्चन। जब भी हम किसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना मेरे बच्चे, तो हम इसमें ध्यान रखेंगे, क्या क्या चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है जी? हम इन सभी की सभी चीजों को अगर देखने का काम करें तो इनके अंदर बहुत अच्छी बात समझ आती है। सबसे पहली पॉइंट हमें क्या समझ में आती है कि जब भी हमारे सामने किसी भी क्वेश्चन के अंदर अरेंजमेंट दी जाती है, तो मान लो इस लिखी हुई अरेंजमेंट के अंदर, आप मान लीजिए इस अरेंजमेंट के अंदर, मान लीजिए यहां लिखा हुआ है ने हा 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 हा, यहां लिखा है शी, यहां लिखा है हर, यहां लिखा है हर। तो आप इसे देखकर क्या समझेंगे? बताओ भाई। आप अगर इसे ध्यान से देखने का काम करें तो आप ये समझेंगे कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर सीक्वेंस ये कहता है कि पहले हम नाउन को ऑब्जर्व करेंगे और उसी नाउन के लिए बाकी यूज हुए प्रोनाउन कौन से हैं वो हम पहचानेंगे। सीक्वेंस क्या कहता है कि हम लोगों को सबसे पहले ने हा 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 को चुनना होगा, और इसी नेहा के आधार पर हम लोगों को पता है कि ये शी या हर का यूज हुआ। तो सीक्वेंस में जिस ऑप्शन की शुरुआत में सी ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, हमारी प्रायोरिटी रहेगी मेरे बच्चों कि हम उसी को पहली शुरुआत पे रखें। यहां तक बात समझ आई भाई? बात समझ आ गई? वेरी नाइस बच्चे। दूसरी बात समझने का काम करते हैं। ऑब्जर्व द यूसेज, ऑब्जर्व द यूसेज ऑफ कंजंक्शंस। आपके लिखे हुए सेंटेंसेस में जो पैराजंबल दिया जाता है मेरे बच्चों, आपके लिखे हुए सेंटेंसेस में, बेटे घनश्याम मेरी बात का बुरा तो नहीं लगाना आपको, ठीक है ना? मेरी बात का बुरा तो नहीं लगाना, एक बार जरा बताओ। बुरा लग गया हो तो कोई बात नहीं, और अगर बुरा नहीं लगा हो तो आपको बुरा लगना चाहिए था। ठीक है ना? आपके जीवन में जो आपको सच बता दे वही आपका सच्चा गुरु है। झूठे शब्दों से अगर कोई इंसान आपको लाड प्यार करता है तो वो आपकी जीवन की बर्बादी लिख रहा है। ठीक है? बात समझ रहे हैं? ठीक है? तो मेरी बात का बुरा मानना है तो मानो, नहीं मानना है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे घनश्याम, हमें यह ध्यान रखना है कि हमें हर कोई हराने के लिए तैयार है, लेकिन जीतने वाले आप ही हैं, और
आपके मन की ये ताकत है। ये क्वेश्चन हमारा टाइम वेस्ट करा देंगे। अभी तुम देखना थोड़ी देर में जब मैं इन क्वेश्चंस पर खेलूंगा, तब आप देखना धुआं उतार देंगे बिल्कुल इन क्वेश्चंस का। तुम देखना मेरे साथ, टेंशन ही नहीं लेने की जरूरत है। आप कहोगे सर कंजंक्शंस का क्या रोल है, ये समझाओ जरा। देखो बच्चों, अलग अलग तरीके की कंजंक्शंस हैं जो आपने मेरे साथ मिलकर पढ़ी हैं। अब सारे के सारे बच्चे एक एक करके बताओ, ये जो लिखी कंजंक्शन है ये क्या करती है। सारे के सारे बच्चे बताओ फटाफट से। सारे के सारे बच्चे बताओ, ये जो लिखी हुई कंजंक्शन है ये क्या काम करती है। थैंक यू बेटा, बताओ बताओ। ठीक है, मैंने आपके सामने चार चीजें लिखी हैं। शाबाश, अपनी तरफ से बताओ, मेहनत करके दिखाओ भाई। शाबाश। देखो बेटा, इन सभी के सभी शब्दों की जानकारी ले लो क्योंकि ये आपके काम आएंगे। जब हम इस बिकर्स की बात करते हैं, ये लिखे हुए दो वाक्यों में कारण बताने का काम करता है। क्या कारण है? जब इसकी हम बात करते हैं तो ये कॉन्ट्राडिक्शन बताता है, ठीक है, विरोध बताता है। ऑल्दो या दो भी कॉन्ट्राडिक्शन बताते हैं, और इनकी अगर हम बात करें तो ये रिजल्ट बताते हैं, परिणाम क्या निकला। ठीक है, ये परिणाम बताने का काम करते हैं। ठीक है बेटा, कंजंक्शंस को ऑब्जर्व करना है जब आप ऑप्शंस के बाद क्वेश्चन को पढ़ें। तीसरी बात पर आ जाओ मेरे बच्चों, ठीक है, तीसरी बात पर आ जाओ। ऑब्जर्व द यूसेज ऑफ आइडिया एक्सटेंशनर्स। एक बार जरा कमेंट्स में लिखकर दिखाना मैंने क्या लिखा। आइडिया एक्सटेंशनर्स, जरा कमेंट्स में लिखकर दिखाना जरा। बताओ बताओ। बताओ बेटा, बताओ बताओ बताओ, शाबाश। बताओ बताओ बताओ। आइडिया एक्सटेंशनर्स आपने कमेंट में लिखा। कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम कभी कभी कोई बात कह रहे होते हैं, और बात कहने के बाद हम अपनी उन्हीं विचारों को और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? उन्हीं बातों को और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए हम सेंटेंस की शुरुआत में ही कह देते हैं क्या चीज? मोर ओवर। मोर ओवर का मतलब क्या हुआ? इस बात से और ज्यादा क्या कहना चाहते हैं। ठीक है जी। हम कभी कभी लिखना शुरू कर देते हैं सेंटेंस की शुरुआत में फर्स्ट, सबसे पहले, या फिर लिखने का काम कर देते हैं क्या चीज? सेकंड, या फिर लिखने का काम कर देते हैं क्या चीज? नेक्स्ट। अब ये चीजें क्या कहती हैं? ये चीज कहती हैं जैसे मान लो आपने कोई नियम बताया, किसी वाक्य की शुरुआत में कोई नियम बताया, ठीक है, अब इसी नियम को एक्सटेंड करना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो आप इसी की शुरुआत में लिखने का काम करेंगे। दूसरे वाक्य की शुरुआत में लिखना चाहेंगे क्या चीज? मोर ओवर। मोर ओवर का मतलब क्या हुआ? मोर ओवर का मतलब हुआ जब आप अपनी बात में और ज्यादा बातें जोड़ना चाहते हैं। अक्सर ये जो मोर ओवर शब्द है ना, ये अधिकतर हमारी पड़ोस वाली आंटियां यूज करती हैं, है ना। आपकी पड़ोस वाली आंटी मम्मी को कभी कभी आस पड़ोस की खबरें सुनानी शुरू करती हैं, है ना। वो सुनाना शुरू करती हैं, आप सभी के सामने कहना शुरू करती हैं, ये बता क्या बताऊं तुझे सुनीता, हाय मारे तो पड़ोस में आग लगी पड़ी है।
तूने सुना सतीश की लड़की, हे भगवान सतीश की लड़की, मत पूछ तू मुझसे, मेरा मुंह मत खुलवा। और तो तुझे क्या बताऊं, परसों मैंने बिमल के साथ घूमती हुई देखी, गुटखा खा रहे दोनों के दोनों मिलके पार्क में, आख थू। अरे तुझे और तो क्या बताऊं मैं, तू मेरी इस बात को ध्यान से सुन। आए हाय 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 हाय, मैं तो वहां से जा रही थी, फिर मैंने देखा, ये भगवान क्या बताऊं, तमन्ना अभिषेक के साथ बैठ के छोले कुलचे खा रही है। बताओ घर पे रोटी ना बनती इनकी, ये भगवान क्या हो रहा है ये सब के। है जी? ये सारी की सारी बातें क्या है, आप अपने आइडियाज को एक्सटेंड कर रहे हो, यानी कि पहले तो ये सेंटेंस की शुरुआत में नहीं आ सकते, बात समझ रहे। सेंटेंस की शुरुआत में ये सबसे पहले नहीं आ सकते, ये इससे पहले कुछ आएगा, उसके बाद इन वाक्यों का आप प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया तीसरा पॉइंट। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। ठीक है, ठीक है। मेरी मम्मी का नाम सुनीता है और मम्मी सुनने लग रही है ये सब। मम्मी जी पैरी पोड़ा मम्मी जी पैरी पोड़ा, मम्मी गुस्सा नहीं होना है मेरे ते, मैं सच बोल रही हूँ। पड़ोस वाली कोई ना कोई आंटी जरूर होगी जो आपको दूरदर्शन वाली सारी खबरें लाकर देती होंगी, है ना। तो मम्मी जी पैरी पोड़ा, सॉरी, देखो मैं ब्लूटूथ से सॉरी भेज रहा हूँ। एक और बात हमें ध्यान रखनी मेरे दोस्तों, एक और बात हमें ध्यान रखनी है। हमारे सामने इस तरह का जो क्वेश्चन दिया जाता है, अब देखो इस सवाल के अंदर ध्यान से, मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। इस तरीके का जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन की एक छोटी सी थीम होती है। ऑब्जर्व द थीम। इस तरह के क्वेश्चन की अपनी एक छोटी सी थीम होती है, ठीक है ना जी। आप मुझे ये बताओ, थीम होती क्या है, बताओ। मम्मी बहुत अच्छी होती है, मम्मी तो साक्षात देवी माँ का रूप होती है, ठीक है। मम्मी बहुत अच्छी होती है, मम्मी मम्मी पहले से ही 3 स्टार लगी हुई इंस्पेक्टर होती है, सब जानती है। तुम नालायक को मम्मी के सामने वीडियो मत देखा करो, मम्मी कैसे दिन पकड़ के कूट देंगी, कहेंगी जय मास्टर हमको इधर बुलाओ, जरा इसको घर बुलाओ, इसको हम फिनाइल वाली चाय देके टपका देते हैं। हम्म, मम्मी बड़ी प्यारी होती है भाई, बहुत अच्छी मम्मी, शानदार मम्मी। ये पटवाएंगे भाई मुझे। हम्म, क्या बात। थीम हम किसे कहते हैं बेटा, सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया किसे कहते हैं मेरे बच्चे, सेंट्रल आइडिया, केंद्र बिंदु, यानी कि पूरी की पूरी जो बात बताइए कही किसके बारे में है। ओके, सेंट्रल आइडिया ये लिंक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये हम लोगों ने नहीं समझा तो इसके अंदर कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है भाई, की पॉइंट क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है। ओके, अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद ये चीजें तो हमें समझ आ ही गई है बच्चे, है ना। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई। तीसरी बात, ठीक है ना, रीरीड द लेफ्ट ओवर। लेफ्ट ओवर का मतलब बचे हुए। लेफ्ट ओवर का मतलब क्या कहोगे दोस्तों, सर जी डर गए क्या, डर लगता है भाई, मम्मी मम्मी तो साक्षात माँ देवी होती है। ये पिटवाएगा ससुरा मुझे। रीरीड द लेफ्ट ओवर ऑप्शंस एंड ऑब्जर्व द सीक्वेंस या लिंक्स। ठीक है जी, जो बचे हुए ऑप्शंस हैं, देखो एलिमिनेशन तो आप सभी लोग जानते हैं, एलिमिनेशन एलिमिनेशन तो आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ, हटाना। आपके सामने जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह का दिया जाएगा, तो मान लो आपने ये ऑप्शन हटा दिया, ये ऑप्शन हटा दिया, तो जो बच गए हैं हमारे ऑप्शन, इनके लिंकेज चेक करने हैं। आपको क्या देखना है कि क्या ए के बाद बी ऑप्शन है, आप कहोगे ए के बाद बी सही सीक्वेंस बना रहा है सर, तो ए के बाद बी ऑप्शन इसमें तो करेक्ट है, इसके अंदर तो बी और सी के बीच में, बी और ए के बीच में सी आ गया है। तो लेफ्ट ओवर यानी कि बचे हुए जो हमारे ऑप्शंस है ना, उनके लिंकेज को हमें ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और ट्रिक्स हम बनाएंगे प्रैक्टिस के दौरान। ठीक है, एक बार सारे बच्चे इनको ध्यान से देख लो, ठीक है, फिर मैं आपके साथ मिलकर कहानी शुरू करने वाला हूं। ठीक है ना, पहले एक बार इनको ध्यान से देख लो।
शाबाश। ठीक है भाई, आओ बच्चों अब मेरे साथ मिलकर इस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चे, आ जाओ बच्चे मेरे साथ मिलकर क्वेश्चंस बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले इस लिखे हुए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। हमारे सामने अरेंजमेंट के लिए पी क्यू आर एस का हिस्सा बांट दिया है। सबसे पहले शुरुआत को ध्यान से देखो, आर क्यू क्यू आर, यानी कि क्या है, आर या क्यू से ही शुरुआत है, ना तो पी की शुरुआत है ना एस की शुरुआत है। अंत को देखें तो क्यू है, आर है, एस है, क्यू है, यानी कि क्यू की रिपीटेशन ज्यादा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आ जाओ अब देखना शुरू करते हैं। देखो ये चीज तो कंफर्म हो गई है। हाउएवर, हाउएवर कॉन्ट्रडिक्शन बताने का काम करता है, और हाउएवर शुरुआत में नहीं आ सकता। ठीक है, इधर हमने पी को देखा, दे कैन हेल्प यू, दे अपने आप में एक प्रोनाउन है ना। अब ये प्रोनाउन यूज किस नाउन के लिए हुआ ये भी हमें देखना होगा। अरे हाँ है ना, ठीक है जी, टीनेजर्स के लिए भी दे का यूज हो सकता है, एडवर्टीजमेंट्स के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या बात हो सकती है। सवाल के अंदर हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, दे कैन हेल्प यू टू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट्स फॉर यू। ठीक है ना, टीनेजर्स आपकी मदद नहीं कर सकते प्रोडक्ट्स को चुनने के लिए। तो यानी कि आर के बाद पी वाला ऑप्शन तो बाहर हो गया है। आर के बाद पी वाला ऑप्शन बाहर हो गया क्योंकि टीनेजर्स के लिए दे यूज नहीं हुआ है, ये कंफर्म है। एडवर्टीजमेंट के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए दे का यूज हुआ है। क्यों ऑप्शन को पढ़ते हैं, एडवर्टीजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट। अगर एडवर्टीजमेंट्स ऑनेस्ट हैं तो बहुत यूजफुल हो सकती हैं। ठीक है ना। अब यहां क्या लिखा है देखो बच्चे, पढ़ के देखो, यूजफुल, इसी यूजफुल को यहां हेल्प में जस्टिफाई किया है, यानी कि ये समझ में आ गया कि क्यू के बाद पी ऑप्शन हमें चाहिए। अरे बोलो हाँ, यहां क्यू के बाद पी नहीं है, यहां क्यू के बाद पी नहीं है, यहां क्यू के बाद पी नहीं है, तो एक ही आंसर बच गया। हाँ जी बच्चे, एक ही आंसर बच गया हमारे पास, है कि नहीं भाई। बी बॉम्बे सेट हो गया जी। बात समझ में आ गई बेटा, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर पे पहुंच गए कि सेकंड में। चलो अगले क्वेश्चन पर दिमाग लगाते हैं। घनश्याम मेरे बच्चे अब देखना, धीरे धीरे मैं आपके सामने चलता जाऊंगा और आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। क्वेश्चन के ऑप्शंस पहचानो, क्यू है, पी है, आर है, एस है। मजा ही आ गया, क्यों, क्योंकि सारी शुरुआत अलग है। अगर मुझे शुरुआत मिल गई तो बाकी के आंसर को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ या ना। आओ भाई ध्यान से सवाल देखते हैं। आर एम्यूजमेंट्स हैव लिटिल जेस्ट, जेस्ट को हम कहते हैं क्या चीज, जेस्ट का सिनोनिम लिख लेना बच्चों, इसे हम कहते हैं जील। हिंदी में अगर हम कहें तो जोश। एक और सिनोनिम लिखेंगे, एंथुसियाज्म। सारे दोस्त लिखेंगे फटाफट से, एंथुसियाज्म। ठीक है जी। चलो भाई अब देखते हैं, आर एम्यूजमेंट्स हैव लिटिल जेस्ट इफ वी एंगेज इन देम इन सॉलिट्यूड। हमारा जो एम्यूजमेंट है ना, खुशी है, वो बहुत कम जोश से भरी होगी अगर हम अकेलेपन में उसके साथ काम करें। ठीक है ना, समझ आ गया। ये देम किसके लिए यूज हुआ है, एम्यूजमेंट्स के लिए। सॉलिट्यूड का मतलब अकेलापन। आगे लिखा, फ्रेंडशिप इंक्रीजेस हैप्पीनेस एंड डिमिनिशेस मिजरी। मुझे लगता है इस पूरे के पूरे पैराग्राफ की थीम यही है कि दोस्ती बढ़ाती है खुशियां और कम करती है दुख को। ठीक है, यही हमारी इस लिखे हुए पैसेज की थीम है। चलो आगे पढ़ते हैं। इट डबल्स आवर जॉयस। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे दोस्तों, ये इट किसके लिए यूज हुआ, आप कहोगे जी फ्रेंडशिप के लिए। है ना, क्योंकि यहां फ्रेंडशिप के बारे में अच्छी बात बताई है, फ्रेंडशिप से खुशी बढ़ती है और दुख कम होता है, और इसी से डबल हो जाता है क्या चीज, हमारा जॉय एंड डिवाइड्स आवर ग्रीफ, और हमारे दुख को बांटने की क्षमता है। तो समझ में आ गया है कि क्यू के बाद चुपचाप आर ऑप्शन आ जाएगा, है ना बेटे। अब एस वाले को देखते हैं क्या कहता है, व्हेन वी डू वेल इट इज डिलाइटफुल टू हैव फ्रेंड्स हु आर प्लीज्ड विद आवर सक्सेस। अगर अच्छे से दोस्ती की जाए तो बड़ी मजेदार होती है, और ऐसे दोस्त पाकर जीवन खुश हो जाता है जो हमारी सफलता पर खुशी को प्रकट करे। अरे हो गई खुशी भाई। क्यू के बाद आर और आर के बाद एस कौन से ऑप्शन में है देखना भाई। क्यू के बाद आर यहां है ही नहीं, क्यू के बाद आर यहां है ही नहीं, क्यू के बाद एस और आर गलत प्रोग्राम बना दिए है भैया, जे आंसर बन गया। बताओ भाई, कोई दिक्कत परेशानी घबराहट चिंता, घनश्याम बाबू आप जरूर बताना बेटा।
घनश्याम बाबू आप जरूर बताना मुझे। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। शुरुआत है पी एस क्यू एस, ठीक है, यानी कि आर की शुरुआत नहीं है, ठीक है। आओ देखते हैं। देखो इसने आर की शुरुआत में क्या लिखा है, अनदर डिफरेंस इज। अगर ये कह रहा है अनदर डिफरेंस इज, यानी कि एक दूसरा डिफरेंस, यानी कि इससे पहले कोई एक और डिफरेंस बताया होगा, है ना बच्चे, है ना मेरे बच्चे, यही तो समझ में आ रही है ना कि अगर आपके सामने मैं ये कहता हूं, अगर मैं आपके सामने ये कहता हूं कि एक दूसरा हल ये है, तो इसका मतलब पहला हल भी तो बताया होगा। अंडरस्टूड है। आर शुरुआत में आना भी नहीं चाहिए। पैसेज पढ़ते हैं। इट इज अ पार्क क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर वी हैव सीन। इट किसके लिए यूज हुआ है, इट अपने आप में एक प्रोनाउन है, यानी कि इससे पहले कोई नाउन आना चाहिए, है ना। अच्छा बच्चे एक चीज और देखो ध्यान से, एक चीज और देखो, वन डिफरेंस यहां बताया, अनदर डिफरेंस यहां बताया है, इसका मतलब क्यू और आर एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, क्यू और आर एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, है ना। क्यू आर एक तो यहां पर है, यहां क्यू आर नहीं है, यहां क्यू आर नहीं है। देखो हमने एलिमिनेट कर दिया इन दो ऑप्शंस को, इन दो में से ही कोई एक हम लोगों को मार्क करना होगा, ठीक है बेटा। मजे से सीखो, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, बड़े प्यार से सीखना है। यार इंग्लिश पढ़ रहे हो वो भी गोपाल वर्मा सर के साथ, और मोहब्बत नहीं हुई है तो क्या फायदा हुआ। मम्मी को मत सुना देना ये बात, मम्मी फिर मारेंगी हमको, हमको तुम्हारी मम्मी से डर लगता है, गलत हो जाएगा, ठीक है जी। यानी कि क्यू और आर एक साथ बैठे हुए हैं। अ न्यू पार्क कॉल्ड भारत दर्शन पार्क हैज बीन थ्रोन ओपन टू पब्लिक इन न्यू दिल्ली। तो सबसे पहले इस न्यू पार्क के लिए ही इट का यूज हुआ है, यानी कि एस सबसे पहले आ जाना चाहिए, है ना। एस सबसे पहले आ जाना चाहिए और पी इसको जस्टिफाई कर रहा है। आंसर मिल गया। लड़ाई लड़ाई माफ करो, बाकी सबको साफ करो, है कि नहीं भाई। लड़ाई लड़ाई माफ करो, बाकी सबको साफ करो। बताओ भाई कौन सी दिक्कत आई। चल बेटे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ध्यान से सभी ऑप्शंस को देखो, एस क्यू, यानी कि ना तो पी की शुरुआत है ना आर की शुरुआत है, कोई दिक्कत नहीं, लपेटेंगे छोड़ेंगे नहीं, मां कसम। इधर लिखा है बट। बट हम कब यूज करते हैं, जब कॉन्ट्राडिक्शन यूज करते हैं। मैंने क्या कहा, बट हम कब यूज करते हैं, जब कॉन्ट्राडिक्शन यूज करते हैं, यानी कि जो बात कही है उसके विरोध में एक और बात कही होगी, है ना। बात समझ में आ रही है जी, है ना। तो इसका मतलब ये तो शुरुआत में नहीं आएगा। बट इन डेवलपमेंट सोसाइटी, इन डेवलप्ड सोसाइटीज द चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इज एक्सटेंडेड। बचपन और किशोर अवस्था बढ़ जाती है। जो डेवलप्ड सोसाइटीज हैं, विकसित सोसाइटीज हैं, ठीक है ना, विकसित समाज के अंदर बाल्यकाल और किशोर अवस्था बढ़ जाती है। इन रूरल कम्युनिटीज द कस्टम्स आर मोर यूनिफॉर्म। कस्टम का मतलब जो रिवाज है वो यूनिफॉर्म होते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब एक ही जैसे होते हैं, ये बदलते नहीं हैं। दिस प्रोवाइड्स मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। ये दिस किसके लिए यूज हुआ है ये स्पष्ट नहीं है। आगे लिखा द प्रैक्टिसेस ऑफ चाइल्ड रियरिंग वेरी। वेरी को ध्यान से समझना मेरे बच्चों, इस वेरी का मतलब होता परिवर्तित होना, चेंज होना, फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। तो ये तो हमें समझ आ रहा है भाई कि ऑप्शन फोर्थ के लिए, ऑप्शन फोर्थ के लिए हम अगर ध्यान से समझें मेरे बच्चों, अगर हम समझने का काम करें तो ये भी हमारी शुरुआत नहीं है, ये भी हमारी शुरुआत नहीं है। दिस द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड रियरिंग वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। तो भाई एस की शुरुआत रखें या क्यू की शुरुआत रखें, बताओ बेटा। एस की शुरुआत रखें या क्यू की शुरुआत रखें। हम्म, आप ध्यान से समझेंगे तो बात समझ में आएगी जी। इस पूरे के पूरे पैसेज की जो थीम है ना, वो यहीं से शुरू हो रही है कि बच्चे का पालन पोषण बदलता है अलग अलग संस्कृतियों के अनुसार, ठीक है ना। और इस एस की शुरुआत वाले ऑप्शन को कंसीडर करेंगे। इसने एस के बाद पी कहा है मेरे बच्चे, और इसने एस के बाद क्यू कहा, दोनों को लगा के देख लो। एस के बाद पी को पढ़ो और एस के बाद क्यू को पढ़ो। The practices of child rearing vary from culture to culture, but in, but तो तब आता जब इन दोनों बातों में विरोध होता, यानी कि पी की ऑप्शन इसके बाद लिखना गलत होगा। ये भी बाहर हुआ, एक ही आंसर बच गया।
ठीक है दोस्तों, बन रहे हैं आंसर्स। आपको ये देखना है ना किन दो बातों में विरोध कहा गया है। चल बेटे अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं। आर एस क्यू एस यानी कि पी किसी की भी शुरुआत में नहीं है, वैसे भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि पी की शुरुआत में इसने कहा है फाइनली। क्या कहा है बेटा? फाइनली। अब फाइनली कहने का मतलब क्या हुआ? फाइनली तो तब कहा जाएगा जब सारी की सारी कहानी गा दे, तब हम फाइनली वाला सेंटेंस लिखेंगे। फाइनली का मतलब क्या होता है बताओ जरा मुझे। तू ही मुझको बता दे। फाइनली का मतलब क्या हुआ? आप कहोगे सर फाइनली का मतलब होता है अंत में, तो अंत में, तो अंत में रखा जाएगा। पी वाला ऑप्शन अंत में किसके है? ये रहा भाई पी वाला ऑप्शन अंत में। किसी और के अंत में पी है नहीं, है ना बेटा? किसी और के अंत में पी, आंसर मिल गया भाई साहब, है ना? बताओ भाई, आज ही बता दो मम्मी पापा को, पापा बहू मिल गई है। आज ही बता दो पापा पति मिल गया, 1 सेकंड लग गई ढूंढने में, है ना? अब ध्यान से देखो और मजेदार क्या हुआ, इट लिखा है। इट है किसके लिए पता नहीं, इट लिखा है किसके लिए? ये रहा जिसके लिए इट यूज हुआ है वो ये रहा, है ना? द रोड इज वन ऑफ द ग्रेट फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैनकाइंड। एस की शुरुआत, एक ही में एस की शुरुआत ये रही, एक एस की शुरुआत ये रही। पी के बाद आर नहीं आ सकता, करेक्ट आंसर बी बॉम्बे हो गया। हाँ भाई मजा आ रहा है, योयो के साथ पढ़ोगे मजा आएगा, ठीक है ना? देखो दोस्तों, क्वेश्चन सभी के लिए एक ही जैसा होता है, लेकिन उसे सही वो करता है जिस इंसान को क्वेश्चन के पढ़ने का तरीका अच्छा पता हो। मेरी बात समझ रहे हैं? जिस इंसान को क्वेश्चन को देखने का तरीका पता है ना, उसे देर नहीं लगती क्वेश्चन सोल्व करने में। वरना टाइम पास और टाइम खराब करने वाले तो सारे बच्चे हो सकते हैं। बात समझ रहे? मजा आ गया? मौज कर दी। चल भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई हमारी शुरुआत क्या कह रही है? क्यू पी क्यू एस यानी कि आर की शुरुआत नहीं है, आर की शुरुआत नहीं है। देखते हैं क्या हो सकता है। फर्स्टली आगे लिखा इट प्रोवाइड्स। आप कहोगे आइडिया एक्सटेंशनर शुरुआत में नहीं रखेंगे सर हम, आइडिया एक्सटेंशनर शुरुआत में नहीं रखेंगे सर हम, ठीक है? आप क्या कहोगे? आइडिया एक्सटेंशनर शुरुआत में नहीं रखेंगे। इसका मतलब पी वाली बातचीत को शुरुआत में रखना ठीक नहीं है, ठीक है जी? पी वाली बात को शुरुआत में रखना ठीक नहीं है। फर्स्टली इट प्रो, अब वैसे भी इट का नहीं पता ना किसके लिए यूज हुआ, प्रोनाउन है। इट प्रोवाइड्स एयर फॉर रेस्पिरेशन, serves the sense of smell and conditions the air by filtering, warming and moistening it, ठीक है? द नोज इज द प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर बिटवीन द आईज, यहां नाक की बात कही है ना? बिटवीन द आईज एंड सर्व्स द एंट्रेंस टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मुझे लगता है नोज का जिक्र किया है, शुरुआत में ये आना चाहिए, क्योंकि इसी नोज का फंक्शन फॉर इनहेलेशन, इट हैज टू कैविटीज सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय अ वॉल ऑफ cartilage called spectrum. Apart from filtering the air, it also cleans itself of foreign debris. इसकी प्रोनाउंसिएशन बेटा, ठीक है? इसकी प्रोनाउंसिएशन को ध्यान रखें बच्चे, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिब्री होती है, डेबरिस मत पढ़ना, डिब्री। इसकी अगर हम सिनोनिम आपसे पेपर में पूछेंगे तो क्या लिखोगे? ड्रैकेज। क्या कहेंगे? ड्रैकेज। हिंदी में अगर इसका अर्थ आप कहेंगे तो ये हुआ मलबा, ठीक है जी? मलबा। मलबा से याद आया, पता नहीं किसी फिल्म में सुना था मैंने, बलमा मैं तेरा बलमा। चलिए वापस आ जाओ भाई। तो ये समझ में आ गया। सबसे पहले हमारे नाक देवता का जिक्र आना चाहिए, इस वजह से पी बाहर हो गया, एस बाहर हो गया। इन दोनों ऑप्शन में पी के बाद देखना ध्यान से, क्यू के बाद पी का जिक्र लिखा है, तो ये आपका अंडरस्टूड हो गया कि क्यू के बाद पी आ गया। नोज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हिसाब किताब है भाई। सबसे पहला ये क्या काम कर रहा है? सबसे पहले ये प्रोवाइड करता है एयर फॉर रेस्पिरेशन, सर्व्स द सेंस ऑफ स्मेल एंड कंडीशंस द एयर बाय फिल्टरिंग, वार्मिंग एंड मॉइस्टनिंग इट, ठीक है? अब इसके बाद क्या कर रहा है भाई? है आप कहोगे सर इसके ठीक बाद ये फिल्टरिंग वाला ऑप्शन इसमें आ गया, है ना? फिल्टरिंग वाला ऑप्शन ये आ ही गया है, तो भाई फिल्ट्रेशन के ठीक बाद ये हमें क्या बताने का काम करेगा मेरे बच्चे? हैं जी? बताना भाई, हैं जी?
आप कहोगे सर इसके ठीक बाद यही तो कहोगा, और अपार्ट फ्रॉम फिल्टरिंग द एयर इट ऑल्सो क्लीन्स इटसेल्फ ऑफ फॉरेन डिब्री एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। ठीक है, अब इसके ठीक बाद हमने इसकी फिजिकल प्रेजेंस बताने का काम किया, तो सी फॉर चाइना ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, सेट हो गया भाई आंसर। चलो जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है हमारे सामने, ऑब्जर्व करना, RSSQ, पी की शुरुआत नहीं है। पढ़ते हैं, वैसे भी पी की शुरुआत नहीं होगी, क्यों? क्योंकि बट को देखते हो तो बट तो हम तब यूज करते हैं जब ये हमारे दो वाक्यों के बीच आकर बताने का काम करता है, क्या चीज? विरोधाभास। क्या बताने का काम करता है दोस्तों? विरोधाभास, है ना जी, यानी कि दो बातों के बीच विरोध उत्पन्न करेगा। But instead of asking the guest to rest, he said, I have arranged to take you for शिकार। ओ बेटे, ये तो शिकार पे ले जाने वाला शिकारी है भाई, है? कौन वो नालायक टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स को शिकारी कहता है? नाम बताओ जरा उस नालायक टीचर का, बताओ हमको, पकड़ के धोएंगे ससुरे को। हाँ, एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स को शिकारी कहता है, मारेंगे पकड़ के ससुरे को। तो भाई ये तो हमें समझ में आया। ठीक है, द होस्ट वेलकम्ड हिम वार्मली। हिम किसके लिए यूज हुआ है ये नहीं पता, यानी कि पी और क्यू दोनों बाहर कर दो भाई, पी और क्यू दोनों बाहर कर दो। एट लास्ट, अब इसने क्या कहा है, ध्यान से देखो भाई, लास्ट, आखिर में। क्या कहा है? एट लास्ट, आखिर में, आखिर की बात कही है। ही अराइव्ड एट द ब्यूटीफुल सिटी। एक बात बताओ, इनमें से किसी की आखिर में आर नहीं है, तो भाई यानी कि बीच में कहीं पर जाके बैठेगा, है ना जी, ये कहीं बीच में जाके बैठेगा, इसे बीच में लेकर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आओ, अब यहां लिखा है, ग्रेट प्रिपरेशंस वर मेड फॉर आमिर ऑफ इस्फहान्स जर्नी टू शिराज। सबसे पहले एस वाला ऑप्शन ही होगा, जबरदस्त तैयारी की गई, है ना। जबरदस्त तैयारी करने के ठीक बाद देखो बेटा, एस के बाद आर, एस के बाद आर, कंफर्म हो गया भाई, एस के बाद आर। बहुत सारी तैयारियां की गई है, उसकी जर्नी जो शिराज वो आने वाला है, और आखिर में वो पहुंच गया ब्यूटीफुल सिटी, और जैसे ही वो ब्यूटीफुल सिटी पहुंचा तो उसका सबसे पहले वेलकम होगा। सबसे पहले उसका क्या होगा? वेलकम। वेलकम के लिए क्यू ऑप्शन ये रहा, हटाओ। हाँ भाई, मजा आ रहा है भाई? बताना मेरे दोस्तों, मजा आ रहा है भाई? शाबाश, नाइस नाइस नाइस, बिल्कुल दिक्कत नहीं ना भाई। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा, ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ेंगे। आर है, पी है, पी है, आर है, ना तो शुरुआत में क्यू है, ना तो शुरुआत में क्यू है, और ना ही एस है। चलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इन दोनों को ध्यान से समझोगे तो भाई इस लिखी हुई शुरुआत में इट का जिक्र है। इट का हम तब जिक्र करेंगे, है ना जी, जब इस इट का प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है ये देखेंगे। हाँ भाई, यही होगा ना मेरे दोस्तों, है ना, बात यही हमें देखनी होगी। तो इट हमारी शुरुआत में नहीं आना चाहिए, है ना दोस्तों, इट हमारी शुरुआत में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो किसके लिए यूज हो वो हमें देखना होगा। यानी कि पी की शुरुआत दोनों बाहर हो गई, आर से आंसर बनेगा। अब देखो, इसने अपने आप आपको आंसर बना के दे दिया है दोस्तों, आपको अपने आप इसने आंसर बनाकर दे दिया है। और कैसे? देखो, इसने यहां आर के बाद पी कह दिया, इधर आर के बाद क्यू कह दिया। आर की शुरुआत है, इधर क्यू और इधर पी, चिपका देते हैं फटाफट से। द इनिशिएटिव एक भारत श्रेष्ठ भारत वॉज लॉन्च्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन 31 October 2015. Through this innovative measure, the knowledge of the traditions and culture of different states is being shared. It coincided with 140th birth anniversary of Sardar Vallabh Bhai Patel. तो ये हमें समझ में आया, लॉन्च किया गया एक भारत श्रेष्ठ भारत को इस तारीख पर, और यही तारीख थी जिस दिन हमारे प्रिय वल्लभ भाई पटेल जी का 140वां बर्थ है। जस्टिफाई हो गया ना दोस्तों? जस्टिफाई हो गया ना? हाँ या ना? अब इसके बाद आप बताने का काम करेंगे ये करता क्या है। इसके जरिए, इस इनोवेटिव मेजर के जरिए नॉलेज और ट्रेडिशंस को डिफरेंट स्टेट्स में शेयर किया गया। तो भाई आर के बाद पी, पी के बाद क्यू, यही करेक्ट आंसर है, बाकी सब नालायक है। सेट हो गया भाई?
हाँ जी दोस्तों, सेट हो गया भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखो, सवाल अपने आप जवाब दे देगा भाई, क्यू पी क्यू पी, यानी कि ना तो एस है और ना आर है। ठीक है, अब मैं इसका आंसर थोड़ा स्पीड से बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है, थोड़ा स्पीड से बनाऊंगा। एक लिखा है, बाद में आएगा। द मिड डे मील स्कीम, इधर अबाउट 1.3 मिलियन गवर्नमेंट स्कूल्स आर कवर्ड अंडर दिस। दिस किसके लिए यूज हुआ है? मिड डे मील के लिए यूज हुआ है। आगे लिखा, गवर्नमेंट नाउ वांट्स टू टेक स्टॉक ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम यहां लिखा है भाई। प्रोग्राम तब समझ में आएगा जब हम प्रोग्राम का जिक्र करें, यानी कि सबसे पहले क्यू ऑप्शन ही आना चाहिए। ये भी बाहर, ये भी बाहर। इधर क्यू के बाद आर कहा है, इधर क्यू के बाद पी कहा है। क्यू के बाद आर, क्यू के बाद पी। मिड डे मील scheme that aims to provide free food to children is in focus again. It also wants to know how many students have been provided nutritious food and improved their overall health. क्यू के बाद आर कहता है अबाउट 1.3 मिलियन स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स आर कवर्ड अंडर दिस वेलफेयर प्रोग्राम। द गवर्नमेंट नाउ वांट्स टू टेक द स्टॉक। कौन सा आंसर ज्यादा बेहतर होगा भाई? इस क्यू के अंदर मिड डे मील को लॉन्च करने की बात कही है और इसके अंदर कितने लोगों को खाना मिलेगा, क्यू के बाद आर ऑप्शन, यही करेक्ट आंसर है। बोलो भाई। ठीक है दोस्तों, चलिए अब थोड़ा सा होमवर्क दे दिया जाए। हैं जी बच्चों, ये पीडीएफ आप लोगों के नोट्स वाले सेक्शन में अपलोड कर दी गई है। ठीक है, अब थोड़ा सा होमवर्क दे दिया जाए भाई। ओ शिकारी हो, बताओ जरा मुझे, इंग्लिश में धमाल तो आपकी मेहनत ने मचा रखा है अभी। जी पुष्पेंद्र, ठीक है, थोड़ा सा होमवर्क दे दिया जाए। पीडीएफ अपलोड करवा दी है भाई। यस सर कह दिया करो भाई। बेटे आशीष इतने सारे कमेंट मत किया करो यार। ठीक है भाई, सेट है प्रोग्राम, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? हाँ जी बच्चों, चलिए तो अब आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूं, ठीक है ना। हमारी फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। क्वेश्चन 10 से शुरू करना है भाई, ठीक है, क्वेश्चन 10 से शुरू करना है मेरे भाई, और क्वेश्चन 30 तक पहुंचाना है। कुल मिलाकर आपके पास करीब करीब 21 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन 10 से लेकर 30 तक आप लोगों को होमवर्क करना है, ठीक है, फाइन। ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन 10 से 30 तक। चलो 30 नहीं, 40 तक। कुल मिलाकर 31 क्वेश्चंस आपके पास है, ठीक है जी, 31 क्वेश्चंस। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज का ये प्यार भरा सफर यही रोकते हैं। थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, फाइन। और भाई ये है हमारी क्लास के सारे नन्हे शैतान शिकारी, ठीक है। शीट कहाँ मिलेगा? शीट मिलेगी बेटा एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे जाना, वहां आपको ये शीट मिलेगी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। मस्त रहें, व्यस्त रहें और अच्छे से रिवीजन करें।